नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। प्रथम विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की स्वीकृति मिली। विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 2 कार्यक्रमों के समर्थन के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी। वस्त्र मंत्रालय ने समर्थ योजना के कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। और सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए मानदंडों को आसान बनाया। विश्व बैंक ने महिला, व्यवसाय और कानून 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। क्वाड में शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ये एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इस मंच का उद्देश्य नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है। तो इस बैठक में कुछ निष्कर्ष किए गए। इसमें काउंटर टेररिज्म पर क्वाड कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के नए और उभरते स्वरूपों से निपटना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मानव सहायता और आपदा राहत यानी HADR पर साझेदारी मंच प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे रहा है। यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तथा दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागरों में नियम आधारित व्यवस्था के सम्मान के लिए आह्वान में भारत ने क्वाड के अन्य सदस्यों का साथ दिया है। भारत के लिए क्वाड का महत्व इसलिए भी है क्योंकि क्वाड जैसे संगठन से भारत का जुड़ना चीन के प्रभाव को काउंटर करता है। क्वाड भारत को चीन के आक्रामक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उदय का सामना करने के लिए एक रणनीतिक उद्देश्य प्रदान करता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के साथ ही क्वाड भारत को पूर्वी एशिया में अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपनी एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है। ये मंच समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय में विदेश नीति संबंधी रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्वाड विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं के पूरक की भूमिका भी निभा सकता है। और आइए अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। प्रथम विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की स्वीकृति मिली। ये अनुमति ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। डीकिन ऐसा पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है जिसे भारत में IBC स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की मंजूरी मिली। ये परिसर गिफ्ट IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये मंजूरी गिफ्ट सिटी द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के आधार पर दी गई है। डीकिन विश्वविद्यालय भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को बिल्कुल वही डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा जो पाठ्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट IFSC भारत में पहला IFSC है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालयों को IFSCA के विनियमों का पालन करना होगा। बाद में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर तथा विदेशी शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनियम 2022 को अधिसूचित किया था। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मसौदा नियम भी जारी किए थे। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के महत्व की बात करें तो ये संस्थान शिक्षा जगत और उद्योग के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी आएगी। देश में ही अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होने के कारण प्रतिभा पलायन पर अंकुश लगेगा। हालांकि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं। इससे उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यिक उत्पाद का रूप लेने की आशंका बढ़ गई है, जिससे कि पहले से ही एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी खाई है कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जो उच्चतर शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र के या दूर दराज के जो इलाके हैं उन बच्चों तक वैसे भी नहीं पहुंच पाती है कि अब जब बाहरी यूनिवर्सिटीज भी भारत आ जाएंगी तो जो इंडिया और भारत का जो गैप है, जो असमानता हम देखते हैं हर क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। इसके अलावा अध्ययन की उच्च लागत की वजह से कमजोर वर्ग इसके लाभों से वंचित हो सकते हैं।
यानी कि उनको ये एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें जो बड़े पद हैं वो अक्सर इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इसके अलावा भाषा संबंधी बाधाओं की वजह से अनेक विद्यार्थी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। IFSCA भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। और आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण संगठन और भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की। विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े 2 कार्यक्रमों के समर्थन के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इन दोनों कार्यक्रमों को विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों के लिए $500 मिलियन के 2 पूरक ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कार्यक्रम है महामारी से निपटने की तैयारी के लिए लोक स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम और वर्धित स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतनीय महामारियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए भारत की निगरानी प्रणाली तैयार करने में मदद करेगा। ये पशुजन्य रोगों सहित रोगजनकों का पता लगाने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत के मुख्य लोक स्वास्थ्य संस्थानों की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने में मदद करेगा। वहीं वर्धित सेवा कार्यक्रम वितरण कार्यक्रम फिर से डिजाइन किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के माध्यम से सेवा वितरण को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण का समर्थन करके स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र के गवर्नेंस का कायाकल्प करने में और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा। इस $1 बिलियन के संयुक्त वित्त पोषण के माध्यम से विश्व बैंक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है। इसके कुछ घटकों को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। ये योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में मौजूद व्यापक अंतराल को समाप्त करना है। विश्व बैंक का ये समर्थन 7 राज्यों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को प्राथमिकता देने के लिए भी उपलब्ध होगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। वस्त्र मंत्रालय ने समर्थ योजना के कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। समर्थ यानी वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना ये एक मांग संचालित और रोजगार उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा अपनाए गए व्यापक कौशल विकास नीतिगत ढांचे के तहत तैयार किया गया है। इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। इस योजना का लक्ष्य 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक 1.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें 86% महिलाएं हैं, जबकि 70% से ज्यादा लोगों को संगठित क्षेत्र में नियोजित किया गया है। इस योजना के लिए अपनाई गई रणनीतियों में शामिल हैं आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की CCTV रिकॉर्डिंग, वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि। भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग के 2019-20 से 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर समृद्धि करने का अनुमान है। इसके 2025-26 तक $190 बिलियन तक पहुंचने की भी उम्मीद है। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की 4% हिस्सेदारी है। भारत के वस्त्र उद्योग में लगभग 4.5 करोड़ कर्मचारी नियोजित हैं। आपको बता दें कि वस्त्र क्षेत्र के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया और संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए मानदंडों को आसान बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए
मानदंडों को सरल बनाया है। शीर्ष न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कई नए मानदंड तय किए हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य व्यावसायिक अनुभव को घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्षों और सदस्य बनने के लिए 15 वर्षों का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा की शुरुआत की गई है। विशेष रूप से डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 पारित किया गया है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं की बात करें तो ये उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान करता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के तहत जिला आयोग में एक अध्यक्ष जो जिला न्यायाधीश के पद पर हो या फिर रह चुका हो या फिर बनने की योग्यता रखता हो और कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। और मौद्रिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये 50 लाख रुपए तक के मामले देख सकता है। वहीं राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और कम से कम 4 अन्य सदस्य होने चाहिए। और मौद्रिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो ये 50 लाख रुपए से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए से कम के मामले ये देख सकता है। वहीं राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और कम से कम 4 अन्य सदस्य होने चाहिए। ये 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामले देख सकते हैं। विश्व बैंक ने महिला व्यवसाय और कानून 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों का आकलन करती है। आकलन के लिए आवागमन, कार्यस्थल, मातृत्व, उद्यमिता जैसे कई संकेतकों का उपयोग किया गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कानूनी अधिकारों के केवल 77% का ही उपयोग कर पाती हैं। मौजूदा गति से प्रत्येक क्षेत्र में कानूनी लैंगिक समानता तक पहुंचने से कम 50 साल लगेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं के जीवन चक्र पर एक सूचकांक प्रस्तुत किया गया है और इसमें भारत को 100 में से 74.4 अंक प्राप्त हुए हैं। और भारत में किन किन सुधारों की जरूरत है उसके तहत बताया गया है कि महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं के कार्य को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार की जरूरत है। व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने में महिलाओं के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करना जरूरी है। इसके अलावा संपत्ति और विरासत में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। भारत के लिए की गई प्रमुख सिफारिशें हैं। महिलाओं के लिए कानूनी समानता में सुधार किए जाने चाहिए। समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट में कार्य करने की सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और औद्योगिक नौकरियों में उन्हें भी पुरुषों के समान नियोजित करना चाहिए। महिलाओं के लिए कार्य के अवसरों में सुधार के लिए भारत द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 बनाया गया है। मातृत्व हित लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने कारखानों में महिला कर्मियों के लिए भी नाइट शिफ्ट की अनुमति दे दी है। दरअसल भारत में कामकाजी महिलाओं द्वारा की जाने वाली कई चुनौतियां हैं। परिवार से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं पर ही परिवार का दायित्व आता है। पुरुषों का उसमें सहयोगात्मक रवैया थोड़ा सा कम रहता है। इसके अलावा समय के संतुलन की समस्या है। साथ ही मातृत्व से जुड़ी कई जिम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं, या फिर व्यावसायिक यात्राएं, यानी कि अगर उनको ऑफिशियल वर्क से कहीं बाहर जाना पड़े या फिर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़े तो इसमें कई बार परिवार की बाउंडेशंस होती हैं। इसके अलावा कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो वहां पर लैंगिक भेदभाव का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। साथ ही अपर्याप्त मातृत्व अवकाश मिलता है। बच्चे को जब वो छोड़ के जाती हैं तो एक गिल्ट की भावना आ जाती है और उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही हैं और जो मातृत्व का उनका समय होता है उससे कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक शोषण होता है और जैसा कि हम सब जानते ही हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट है एक तरीके का, यानी कि एक निश्चित स्तर के बाद में महिलाओं को ज्यादा उच्च स्तर की नौकरियां नहीं दी जाती हैं, क्योंकि एक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें ऐसा माना जाता है कि महिलाएं बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। इसीलिए कई बार असमान वेतन की समस्या का भी सामना महिलाओं को करना पड़ता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की।
लोकायुक्त। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने एक विधायक के कार्यालय से बेहिसाब नकदी बरामद की है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य कुछ निर्धारित लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। केंद्र में लोकपाल के समान राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। लोकायुक्तों के संबंध में यह अधिनियम केवल एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। लोकायुक्त के संबंध में विशेष निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को सौंपा गया है। वियना कन्वेंशन ऑन रोड साइंस एंड सिग्नल्स ट्रीटी। इस संधि की उत्पत्ति 1978 में लागू हुई थी। इसे सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली सड़क यातायात संकेत प्रणाली को मानकीकृत करती है। इसमें 35 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। अमेरिका और जापान हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। अगला टॉपिक है धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के भीतर PMLA के अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। PMLA को 2002 में पारित किया गया था। इसे धन शोधन से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए अधिनियमित किया गया है। क्योंकि भारत ने धन शोधन से निपटने के लिए वियना कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये अधिकारियों को अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों को जब्त करने में सक्षम बनाता है। PMLA को प्रवर्तन निदेशालय क्रियान्वित करता है। ED राजस्व विभाग के अधीन वित्तीय जांच एजेंसी है। अगला टॉपिक है पुरानी पेंशन योजना। सरकार ने नई पेंशन योजना से वापस OPS में जाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विकल्प का चयन करने के लिए एक बारगी अवसर देने का फैसला किया है। OPS के तहत केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना निर्धारित किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। OPS के विपरीत NPS में सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 10% की दर पर मासिक अंशदान करते हैं और समान दर पर सरकार भी अंशदान करती है। NPS को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। जमानती बॉन्ड्स। हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस ने अपने जमानती बॉन्ड व्यवसाय के शुभारंभ की घोषणा की है। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी है। एक जमानती बॉन्ड ऋण, बकाया अथवा किसी अन्य की विफलता की दशा में देयता का वायदा है। ये एक त्रिपक्षीय अनुबंध है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रदर्शन या दायित्वों की गारंटी तीसरे पक्ष को देता है। जमानतदार बीमा या बैंक हो सकता है। प्रिंसिपल कोई भी अनुबंधकर्ता हो सकता है तथा सरकार आभारी हो सकती है। जमानती बॉन्ड न तो बैंक गारंटी है और न ही बीमा पॉलिसी है। जमानती बॉन्ड के लाभों की बात करें तो ये कार्यशील पूंजी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है और जमानत आवश्यकता को कम करता है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैप्टिविटी में रखे गए हाथियों के स्थानांतरण और परिवहन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए गठित HPC के दायरे का विस्तार किया है। न्यायालय ने समिति को देश के किसी भी पुनर्वास केंद्र और चिड़ियाघर द्वारा वन्यजीव के स्थानांतरण, भारत में आयात या खरीद के संबंध में अनुमोदन देने या शिकायत निवारण के लिए अखिल भारतीय अधिकार प्रदान किया है। अगला टॉपिक है वन प्रमाणन। ये प्रमाणन लकड़ी, फर्नीचर, हस्तशिल्प, कागज और लुगदी, रबड़ जैसे वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और संधारणीयता को प्रमाणित करने के लिए एक बहुस्तरीय लेखा परीक्षा प्रणाली प्रदान करता है। प्रमाणन के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। पहला मानक फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल ने विकसित किया है। दूसरे मानक का विकास प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ने किया है। प्रमाणन के 2 प्रमुख प्रकार हैं, वन प्रबंधन और अभिरक्षा श्रृंखला। वर्तमान में भारत में केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणित हैं। अगला टॉपिक है जीनोम। हाल ही में स्पेन में सबसे पुराना मानव जीनोम यानी कि 23,000 वर्ष पुराना मानव जीनोम खोजा गया है। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का पूरा सेट होता है। मनुष्यों में जीनोम में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ये गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में होते हैं। कुछ गुणसूत्र मानव कोशिका के भीतर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। एक जीनोम में व्यक्ति के विकास और संचालन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मौजूद होती है।
एक 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। इस मंदिर के अवशेष आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजे गए हैं। ये क्षेत्र चेन्ना केशव, उमा महेश्वर जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पेन्ना नदी इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है। प्राप्त अवशेषों की स्थापत्य विशेषताओं की बात करें तो वल्लूर में कायस्थ शासकों द्वारा निर्मित एक मंदिर की स्थापत्य शैली के समान ये अवशेष हैं। कायस्थ शासक काकतीय वंश के सामंत थे। उन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया था उसकी राजधानी वल्लूर थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्रेमवर्क तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता में सहायता करना है। ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। ये पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ये पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया के द्वीपों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है और इसका उच्चतम बिंदु है माउंट कोस्की उसुज्को। वहीं प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग नदी। ये दोनों मिलकर मरे डार्लिंग नदी बेसिन का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।